एमवीए में इस वक्त हलचल मची हुई है। हलचल की वजह है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भ्रमजाल। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक अहम फैक्टर रहे हैं। प्रदेश में 4 बार सत्ता संभाल चुका ये मराठा छत्रा अब कौन से दांव चलने वाला है, इसे समझना बेहद मुश्किल रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में इस चाणक्य के अगले कदमों की चर्चा को लेकर कयासबाजियों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी में हुए इतने बड़े उलटफेर के बाद भी ये समझना बेहद मुश्किल है कि चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच आखिर चल क्या रहा है। 82 साल की उम्र में भी सुपर एक्टिव इस मराठे की गतिविधियों से महाविकास आघाड़ी के अन्य घटकों कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे में परेशानी का सबब है। बीजेपी में भी इस मराठा चाणक्य को लेकर कम उधेड़बुन नहीं है। पार्टी ने अपनी तमाम योजनाएं इस बुजुर्ग सेनापति के चक्कर में मुलतवी रखी हुई हैं। तो क्या महाविकास आघाड़ी से बाहर होंगे शरद पवार? क्या बीजेपी ज्वाइन करके पवार कोई महत्वपूर्ण पद लेने वाले हैं? आइए जानते हैं कि ऐसी चर्चाओं के पीछे क्या कारण है। दरअसल शनिवार को दोनों पवारों की मुलाकात के बाद एक अखबार ने पृथ्वीराज चव्हाण के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग का अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। अखबार ने लिखा है कि बीजेपी की ओर से आए इस ऑफर में सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को भी मंत्री बनाने की पेशकश की गई है। बुधवार को हालांकि सुप्रिया सुले की ओर से इस तरह की कयासबाजियों को गलत बताया गया, पर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल कम नहीं हुई। प्रदेश के डिप्टी सीएम बनने के तुरंत बाद अजीत पवार की वो स्पीच आपको याद होगी, जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को काफी कुछ सुनाया था। उसके बाद शरद पवार का बयान भी आपको याद होगा, जब उन्होंने बिना नाम लिए धोखा देने वालों को सबक सिखाने की बात की थी। इतना सब हो जाने के बाद भी शरद पवार की एनसीपी में कितने विधायक हैं और कितने एमपी, किसी को नहीं पता। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव सत्र पूरा गुजर चुका है, पर दोनों ओर से किसी ने ये नहीं पूछा कि शरद पवार की तरफ से जो विधायक अजीत के साथ बीजेपी सरकार में गए हैं, उनकी स्थिति क्या है। क्या उन्हें अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई? उनके बैठने की व्यवस्था सदन के अंदर क्या है? दूसरी ओर संसद में भी मानसून सत्र गुजर गया और अब कहीं से कोई मांग नहीं हुई कि कौन किस ओर है। दिल्ली वाले विधेयक को लेकर वोटिंग भी हुई, पर कहीं से कोई व्हिप जारी नहीं हुआ। प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा से अनुपस्थित रहे, उनको लेकर भी किसी ने कोई सवाल तक नहीं उठाया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया तो दोनों पक्षों ने व्हिप जारी किया, फिर बाद में हटा लिया। इस तरह महाराष्ट्र में पवार घराने की ऐसी तस्वीर बन रही है जहां सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। सवाल उठना लाजमी है कि उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार क्यों नहीं गए कोर्ट? शिवसेना पार्टी में भी विघटन काफी कुछ एनसीपी की तरह ही हुआ था। शिवसेना में शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने लगातार कोर्ट में अपनी बात रखी और ये साबित करने की कोशिश की कि शिंदे गुट अवैध है। इस तरह की किसी भी प्रकार की कोशिश शरद पवार की ओर से नहीं की गई। महाराष्ट्र की राजनीति पर पिछले 2 दशकों से लिख रहे शमित सिन्हा कहते हैं कि शरद पवार कभी ऐसा नहीं करेंगे जो उद्धव ने किया। वो जानते हैं कि कोर्ट से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। सिन्हा कहते हैं कि वो इसी तरह इंडिया, महाविकास आघाड़ी और बीजेपी का कंफ्यूजन करते रहेंगे। सीनियर पवार को समझना इतना आसान नहीं है। 2024 के आम चुनावों के बाद ही वो अपने पत्ते खोलने वाले हैं। आपको बता दें कि शनिवार को अजित पवार चाचा शरद पवार की तीसरी मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद ही कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के नाराजगी वाले बयान भी आए। नाना पटोले का कहना सही है कि सीनियर पवार क्यों जूनियर पवार से मिल रहे हैं। पहले 2 बार हुई मुलाकातें तो सहयोगियों को हजम हो गई, पर तीसरी बार हुई मुलाकात से सहयोगी दलों के सब्र का बांध टूट गया। पहली बार की मुलाकात को एक पारिवारिक मुलाकात माना गया था। कहा गया कि शरद पवार की पत्नी के हाथ में कुछ चोट आई थी तो अजित पवार उनका हालचाल लेने गए थे। दरअसल अजित पवार बचपन से अपनी चाची के चहेते रहे, इसलिए ये मुलाकात हजम हो गई थी। दूसरी बैठक पर भी इतना बवाल नहीं हुआ क्योंकि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में एक प्रशासनिक बैठक थी। चूंकि दोनों इंस्टीट्यूट में, इसलिए ये मान लिया गया कि एक प्रशासनिक बैठक है, लेकिन ये तीसरी बैठक पुणे में शरद पवार के एक बड़े उद्योगपति के घर पर थी, इसलिए धुआं उठना स्वाभाविक था। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और अजित पवार भी पहुंचते हैं और तीनों के बीच बारी बारी बैठक होती है। बाद में दोनों पवार कहते हैं कि अपने परिवार से मिलने में गलत क्या है। इस मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी के दोनों सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे का नाराज होना तय ही था। बताया जाता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले संडे को उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मिले। चर्चा है कि उद्धव इस मुद्दे पर राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। हो सकता है कि एनसीपी से अलग होने की बात पर भी चर्चा हो। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक की तैयारियों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि एनसीपी अनमने ढंग से इस मीटिंग में शामिल होने वाली है। दरअसल जिस कद के लीडर हैं शरद पवार और महाराष्ट्र की राजनीति में जो उनका महत्व है, उस तरह की सक्रियता दिख नहीं रही है। हालांकि ये भी सही है कि मुख्य रूप से आयोजन की जिम्मेदारी शिवसेना और कांग्रेस के जिम्मे। हयात होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियों का जायजा लेने संजय राउत बस आ गए।
एनसीपी ये मानकर चल रही है कि जिस तरह दूसरी पार्टियां मुंबई पहुंचने वाली हैं, उसी तरह हमें भी पहुंचना है। इस बीच राज ठाकरे के बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार मोदी के फायदे की राजनीति कर रहे हैं। एक टीम अभी पहले बीजेपी में गई है, हो सकता है कि दूसरी भी जल्दी चली जाए। महाराष्ट्र में आम लोगों को ये लग रहा है कि शरद पवार 2 नावों पर सवार है। एक और सवाल कि अगर वास्तव में सीनियर पवार बीजेपी में नहीं जा रहे तो वो अपने सहयोगी दलों से मिलकर उन्हें आश्वस्त क्यों नहीं कर रहे। शरद पवार बार बार ये बयान दे रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। बीजेपी की जो विचारधारा है वो उनकी विचारधारा के फ्रेम में ठीक और फिट नहीं बैठती। पवार कहते हैं कि मैंने सेकुलर और प्रगतिशील विचारों की राजनीति की है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हो सकता है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ जरूर क्लियर हो। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल आज तक।